नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं पाइथन के अंदर फंक्शन कॉल बाय वैल्यू टॉपिक को। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू क्या है ये, इसको समझने से पहले जो हमने लास्ट चैप्टर में पहले फंक्शन सीखे थे पहले उसको रिविजन करते हैं, देन उसके बाद हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने फंक्शन बनाना सीखा था। ठीक है, और हमने उसके कुछ फ़ायदे भी जाने थे कि फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसके हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर मैं डायरेक्टली कोड यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ तो क्या होगा, जैसे ही आपका ये test.py जो प्रोग्राम हमने बनाया है जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, तुरंत ये सब लिखी हुई स्टेटमेंट्स तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूट कर जाएंगी। लेकिन जब हम किसी फंक्शन को बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डेफ फंक्शन मतलब डेफ कीवर्ड से फंक्शन को यहाँ पे बनाता हूँ मेन फंक्शन इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जैसे मैं प्रिंट इस तरीके से लिखता हूँ PRINT प्रिंट फंक्शन को, और इसमें लिखता हूँ टेस्टिंग। ओके, क्या अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से, मैंने क्या किया यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर रखा है, पहले एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने रखा, तो क्या जब मैं इस test.py को यहाँ पे रन करूँगा कुछ इस तरीके से पाइथन test.py और एंटर करूँगा तो क्या ये प्रिंट फंक्शन रन करेगा? नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस फंक्शन को एक ब्लॉक में बंद करके रखा है, और ये फंक्शन जो इसके अंदर हमने जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है इस फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, वो कब एग्जीक्यूट करेगी? जब हम इस मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं? पहले फंक्शन से हम बाहर आते हैं इस तरीके से और यहाँ पे बाहर निकल के फंक्शन कॉल करते हैं, और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तब जा कर के इस फंक्शन के अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब मैंने रन किया तो देखिए यहाँ पे टेस्टिंग आपका आ गया है। ठीक है, तो अब इसी फंक्शन का यूज़ करके हम कुछ ऐसे यूज़फुल फंक्शन बनाने वाले हैं जिसका एक्चुअल में कुछ ना कुछ यूज़ होने वाला है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, अब से जो भी आप पाइथन के अंदर कोड करेंगे वो पहले आप एक मेन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, नाम आप अपने फंक्शन के कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे को एक मेन फंक्शन बनाना था, मतलब जिसमें मैं अपना मेन कोड रख सकूं जो कि प्रोग्राम चलते ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बना के रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉल भी करके रखा है ताकि जैसे ये चलेगा वैसे ही आपका ये फंक्शन रन हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, चाहे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक a नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें 5 स्टोर करता हूँ और b के अंदर 6 स्टोर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे c एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें a प्लस b कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर c को इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी अगर मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा यहाँ पे सिंपल, तो देखिए मेरे को रिजल्ट मिल गया। 5 प्लस 6 कितना होता है? 11 आ गया। ठीक है, तो अभी तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे a के अंदर डायरेक्टली नंबर स्टोर कर लिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि यूज़र से मैं इनपुट लूँ और उसके बाद यहाँ पे प्लस करके दिखाऊँ। ठीक है, तो इनपुट लेना आपको पता है कैसे यूज़र से आप नंबर लोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे इनपुट फंक्शन का, याद होगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और कॉलन और एक स्पेस, ताकि यूज़र जब लिखे तो उसको यहाँ पे स्पेस दिखाई दे। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे इनपुट बना लूँगा एंटर सेकंड नंबर का, बस यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि देखिए यहाँ पे हम यूज़र से क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। ठीक है, और जब भी हम इनपुट के माध्यम से यूज़र से कुछ टेक्स्ट करवाते हैं, टाइप करवाते हैं, तो वो किस में आता है? स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो हमें क्या करना होगा, यूज़र से इनपुट लेते वक्त उसके इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हम उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, अभी मैं इसको डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ और इसे रन करता हूँ। ठीक है, देखिए आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर डालता हूँ 2, एंटर सेकंड नंबर डालता हूँ 3, आना चाहिए 5। देखिए क्या आया यहाँ पे, 5 तो नहीं आया, यहाँ पे 23 आ गया। 23 क्या हो गया, ये मतलब यहाँ पे जो 2 आया आपका वो टेक्स्ट के रूप में आया, और जो 3 आया वो भी टेक्स्ट के रूप में। तो यहाँ पे जो हमने a प्लस बी किया है ना यहाँ पे, तो 2 यहाँ आ गया और प्लस
बी यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब बी मतलब 3, तो 23 इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें एडिशन करना है, ना कि जोड़ के दिखाना है। तो यहाँ पे ये जुड़ेगा तब जब ये दोनों जो आपने यहाँ पे रिसीव किया है वो इंटीजर के फॉर्मेट मतलब नंबर के फॉर्मेट में हो। तो हमें क्या करना है, जो भी हम यूज़र से रिसीव कर रहे हैं उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहीं पे इंट फंक्शन को चालू करता हूँ और इस पूरे इनपुट को इस तरीके से इसी के अंदर रख लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिएगा जिसमें 4 लिखा और 3 लिखा, एंटर करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे एडिशन होके आ गया 7, ठीक है। तो अब ये आपका देखिए सही से काम कर रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे जो ये 2 नंबर यूज़र से ले रहा हूँ, इन 2 नंबर से मैं प्लस भी करूँ, माइनस भी करूँ, मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया सी ऐड करके रखा, वैसे ही मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, डी के नाम से, देखिए कुछ इस तरह से। और इसमें क्या करूँगा, ए माइनस बी कर दूँगा, फिर एक ई के नाम से वेरिएबल बनाऊँगा, फिर इसमें ए मल्टीप्लाई बी कर दूँगा। याद रखिएगा प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई ना इसी को कहते हैं, ये स्टार को, ठीक है। एक्स मत दबा दीजिएगा मल्टीप्लाई के चक्कर में, ठीक है। अब मैं यहाँ एक और वेरिएबल बना लेता हूँ एफ के नाम से और इसमें कर देता हूँ ए डिवाइड बाय बी, इसमें डिवाइड इसको कहते हैं स्लैश को, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा कर के ही ये एक साथ आपका काम करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अंदर करूँगा, मतलब फंक्शन के अंदर बाहर चला गया था, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को, और यहाँ पे सी की जगह डी, और यहाँ पे ई वेरिएबल और यहाँ पे एफ वेरिएबल। अभी इसे सेव करता हूँ और अब रन करता हूँ तो देखिए काम करता है कि नहीं। सो यहाँ फर्स्ट नंबर डालता हूँ मैं 50, सेकंड नंबर डालता हूँ 12, एंटर करता हूँ तो देखिए पहले प्लस का आया 62, देन सेकंड आया आपका 38, माइनस करने पे 50 में से 12 गया, और फिर 50 मल्टीप्लाई 12 600 और डिवाइड करने पे 4.1 आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर जो हमें चाहिए था वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कोड करने का तरीका हमने यूज़ किया है वो सही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे इतने सारे जो काम हो रहे हैं वो एक ही फंक्शन के अंदर रख दिए हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ देखो कि जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक एक लाइन के ही है, लेकिन आगे चल के आपके जो ये काम कर रहे हो ये छोटे छोटे काम ये काफ़ी सारे लाइंस के अंदर बट जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाएंगे। तो उस केस में हम ये क्या करेंगे कि सारा का सारा काम किसी एक ही फंक्शन के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। वैसे एक बात समझिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस करने का काम, माइनस करने का काम, मल्टीप्लाई का काम, डिवाइड का काम एक ही फंक्शन के अंदर हमने डाल दिया। इसके कारण क्या होगा, एक ही साथ जैसे ही आपका ये प्रोग्राम चलेगा वैसे ही ये सारा फंक्शन आपका पूरा का पूरा जो इसमें लिखा हुआ है सब एक ही बार में लोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पे छोटे छोटे काम कर रहे हो, जैसे कि आप प्लस करने का काम कर रहे हो, माइनस करने का काम कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हो, तो ये सब काम आप अलग अलग फंक्शन में कर सकते हो। जब आपको जिस फंक्शन की मतलब जिस काम की ज़रूरत होगी तब हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करवा पाएंगे और उसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही गया होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि प्लस के लिए एक अलग फंक्शन बनाएंगे, माइनस के लिए अलग, और मल्टीप्लाई के लिए अलग, और डिवाइड के लिए अलग, ठीक है। तभी तो वो एक काम का फंक्शन आपका बनेगा ना, ठीक है। जैसे कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को या स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक ऐड करने वाला एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर बनाएंगे फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डेफ कीवर्ड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे ऐड के नाम से इस तरह से एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं एक ए नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें 4 स्टोर कर दूंगा, बी नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, इसमें 8 स्टोर कर दूंगा, ठीक है। एक सी नाम से फिर वेरिएबल बना करके इसके अंदर ए प्लस बी कर दूंगा और फिर इस सी को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि देखिए जो मैंने ऐड फंक्शन के अंदर ये ए बी सी वेरिएबल बनाए ये अलग हैं, और जो मैंने मेन फंक्शन के अंदर ए बी सी वेरिएबल बनाए ये अलग हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
जो इस फंक्शन के मतलब ऐड फंक्शन के जो वेरिएबल हैं वो ऐड के ही रहेंगे, और जो मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं वो मेन में ही रहेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऐड फंक्शन के अंदर ए नाम से वेरिएबल बनाया तो आप इसको डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, इसके अंदर के वेरिएबल अपने ही फंक्शन में काम करेंगे, और ये मेन वाले जो वेरिएबल्स हैं वो भी मेन फंक्शन में ही काम करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये सब लिखा है पहले इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन के अंदर कौन सा कोड है, यूज़र से इनपुट लेने का। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा, जभी तो इसके अंदर का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं इसके फंक्शन को यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कॉल कर लेता हूँ, जिसे ऐड फंक्शन को मैंने यहाँ पे ऐसे कॉल कर लिया। देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे test.py को, तो यहाँ पे बाहर कौन सा फंक्शन कॉल रखा है, मेन फंक्शन। तो आपका पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और आपसे 2 इनपुट लेगा, उसके बाद ये ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, तो इसके अंदर का जो प्रोग्राम आपने लिखा है, स्टेटमेंट लिखी है, वो एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, सेव करते हैं इसको और रन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एंटर फर्स्ट नंबर 34 डाल दिया, सेकंड नंबर 34 डाल दिया, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आया, 12 आया। अब ये 12 क्यों आया देखिए इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ऊपर ऐड वाले फंक्शन के अंदर ए में 4 और बी में 8 स्टोर कर रखा था। तो 4 + 8 आपका कितना होता है, तो 4 + आपका 8 जो है वो 12 ही होता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको ये 12 आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है उसके अनुसार यहाँ पे रिज़ल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो आपने मेन फंक्शन के अंदर यूज़र से इनपुट इस तरीके से आप ले रहे हैं और ले करके ए और बी वेरिएबल में स्टोर करके रखा है आपने, इस इंफॉर्मेशन को जो भी यूज़र से आप ले रहे हो उसे आपको इस ऐड वाले फंक्शन में भेजना होगा। ठीक है, और फिर ऐड वाला फंक्शन उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको प्लस करके दे देगा। ठीक है, अब हम इस ए वेरिएबल और जो बी वेरिएबल है इनके डेटा को कैसे इसमें भेजेंगे, कैसे मतलब इस फंक्शन में भेजेंगे दूसरे फंक्शन में, तो बहुत ही आसान है ये चीज़। कैसे देखिए, ये रहा ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, तो सिंपल से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ऐड फंक्शन को कॉल करते समय इसके पैरेंथेसिस के अंदर इसको ऐसे राइट कर दूँगा। देखिए ए कॉमा बी, यहाँ पे पहली इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हम डेटा को भेज रहे हैं ऐड वाले फंक्शन के अंदर, वो हम वेरिएबल नहीं भेज रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन को, डेटा को भेजने का काम हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ए और बी वेरिएबल के अंदर डेटा था तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने भेज दिया तो अब हमें यहाँ पे रिसीव भी करना पड़ेगा। ठीक है, रिसीव कैसे करोगे, सिंपल है, जैसे भेजा है वैसे ही रिसीव भी करना होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने ए और बी वेरिएबल का यूज़ किया है तो यहाँ पे भी आपको ए और बी ही लिखना है, ऐसे नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक्स और वाई भी बना दूँ तो भी क्या होगा, तो जो यहाँ पे पहले पैरामीटर का डेटा है वो यहाँ पहले में आ जाएगा और दूसरे वाले का डेटा दूसरे वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर मैं इस ए बी को अब यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे सी के अंदर x + y को इस तरीके से लिख दूँ तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही ये वाला फंक्शन आपका कॉल होगा वैसे ही यहाँ पे डेटा आएगा और यहाँ पे डेटा x में एक रिसीव होगा और एक y में, और फिर यहाँ पे प्लस होके आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इजी है, सेव कर लीजिए इसे और अब आपको इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए फर्स्ट नंबर मैंने 12 डाला, सेकंड नंबर मैं 8 डाल देता हूँ। ठीक है, तो 12 + 8 कितना होता है, 20। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, 20। एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना आंसर आया, 20 आंसर आया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे किस तरीके से एक ऐड करने वाला फंक्शन बना लिया है। अब आप चाहें तो इसमें वेरिएबल भेजना चाहें तो वेरिएबल भेज सकते हैं, और अगर वेरिएबल नहीं भेजना है तो आप खुद से यहाँ पे ऐसे नंबर भी कुछ भी लिख करके भेज सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप 2 ही डेटा भेज सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल डेटा, काफ़ी सारे डेटा इस तरीके से भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जितना भेजेंगे उतना यहाँ पे आपको रिसीव भी करना होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली
यही दो डेटा भेजता हूँ और फिलहाल के लिए इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, हैशटैग लगा करके, ठीक है। अब मैंने एक साथ कैसे हैशटैग लगाया, सिंपल है, सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ ये वाला जो स्लैश होता है, ये वाला स्लैश, इसको दबा देंगे कंट्रोल के साथ, तो ऑटोमेटिकली इसे ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और डायरेक्टली ऐड वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे, और देखिएगा जो मैंने ये नंबर लिखा है वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड होके आपको शो करेगा। तो देखिए आ गया 134, इन दोनों को प्लस करेंगे तो, ठीक है। अब चलिए जिस तरीके से हमने ऐड वाला फंक्शन बनाया है, इसी तरीके से हम एक माइनस का भी फंक्शन बनाते हैं, सब्ट्रैक्ट का और मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। डेफ मैंने लिखा, यहाँ पे मैं एक सब कीवर्ड मतलब सब के नाम से, सब्ट्रैक्ट के नाम पे यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं 2 को मैं इसे रिसीव कर लूँगा, x + y को। जरूरी नहीं है आप x + y ही रिसीव करें, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं तो डेटा सीधा इसमें रिसीव होगा, वेरिएबल थोड़ी ना आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट डेटा आ रहा है, ठीक है। और इस सब के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रिंट फंक्शन ऐसे कॉल किया डायरेक्टली और x - y डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसे एक अलग वेरिएबल में रखें, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी वही सेम काम करेगा, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट का एक बना लिया, एक और बना लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई का, तो MUL मल्टी के नाम से ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी x + y मतलब x, y वेरिएबल को और वेरिएबल डेटा को रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सीधा प्रिंट कर देता हूँ इस तरह से x × y को, ठीक है। और एक डिवाइड का रह गया, तो पहले बाहर आऊँगा फंक्शन से और यहाँ पे एक div के नाम से भी फंक्शन बना लेता हूँ, और इसमें भी जो डेटा है उसको रिसीव कर लूँगा कुछ इस तरह से, और इसके अंदर भी मैं प्रिंट कर दूँगा इस तरह से कुछ x / y को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबके लिए अलग अलग फंक्शन बन गया, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, मल्टीप्लाई के लिए अलग, डिवाइड के लिए अलग, ठीक है। अब जब मेरे को ऐड करना होगा तो मैं ऐड फंक्शन कॉल कर लूँगा, मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर लूँगा, ठीक है ना। अभी मैं इसे अनकमेंट करता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल किया हुआ है, और मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर a, b इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। डेटा मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, किस में, इस ऐड वाले फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट वाला फंक्शन कॉल कर लूँ और इसमें भी a, b मैंने डेटा भेज दिया, ठीक है। एक मल्टीप्लाई वाला भी था, तो मल्टीप्लाई वाले को भी मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी डेटा भेज दिया, और डिवाइड वाले फंक्शन जो हमने बनाया उसको भी मैं यहाँ पे ऐसे कॉल कर लेता हूँ और इसमें भी हमने डेटा भेज दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। अब जैसे ही आपका test.py रन करेगा तो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन जो है वो कॉल होगा, उसके बाद जा कर के आपका ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। नहीं तो अगर हम सारा कोड बाहर लिखते तो क्या होता है, एक साथ ही सब कुछ आपका कॉल हो जाता और एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप इसे सेव कर लीजिए और सिंपल मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 20, ठीक है, फर्स्ट नंबर में, और सेकंड नंबर में मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्लस होके आ गया 32, माइनस करके 8, मल्टीप्लाई करके 240 और डिवाइड करके 1.6, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं और इन मल्टीपल फंक्शंस का क्या यूज़ होता है, ठीक है। अब यूज़ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से छोटा सा मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि देखिए अगर ना कभी कहीं गलती हो रही होगी ना इस कोड के अंदर, जैसे कि आपका ऐड नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, या मल्टीप्लिकेशन गलत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, मल्टीपल, जैसे मल्टीपल वाले फंक्शन में आपको दिक्कत आई तो सीधा आप मल्टीपल वाले फंक्शन में जाओगे और यहाँ चेक करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपने ये सारा कोड यहीं कर दिया होता तो आपको तो यही नहीं पता चल पाता कि आपकी गलती क्या है, ढूंढने में भी टाइम लगता, ठीक है। तो आपके फंक्शन बनाने से क्या होता है, आपका कोड सेपरेट हो जाता है और जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो भी सेपरेट हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो हम बात कर रहे थे आज के इस वीडियो के अंदर टॉपिक के बारे में, कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू इसी को कहा जाता है जब हम किसी भी फंक्शन के साथ कोई वैल्यू सेंड कर रहे होते हैं, तो इसी को कहा जाता है फंक्शन कॉल
बाय वैल्यू, मतलब हमने फंक्शन को कॉल किया वैल्यू के साथ में, ठीक है। और इसको फंक्शन कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, और कुछ लोग इसे फंक्शन कॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई अगर आपसे फंक्शन कॉल कहे या फंक्शन कॉल बाय वैल्यू कहे या फिर कोई कहे फंक्शन बाय वैल्यू, इस तरीके से भी बोले, तो यही मतलब है कि आप फंक्शन कॉल करते वक्त कोई भी वैल्यू आप सेंड कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें अब आपको सही से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और उस पर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।